वेलकम टू द डिबेट। देखिए, जब किसी की हड्डी टूटती है ना, तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर एक्सरे करता है और फिल्म पर एक सफेद लाइन देखकर बिल्कुल सटीक जगह उंगली रखकर कहता है कि देखिए यहाँ फ्रैक्चर है। बिल्कुल। डायग्नोसिस एकदम साफ होता है। हाँ, लेकिन जब आप सार्वजनिक नीति या भ्रष्टाचार और कानूनी जांच की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो ये एक्सरे मशीनें अचानक काम करना बंद कर देती हैं। मतलब वहां जो तस्वीर उभरती है वो बहुत धुंधली और उलझी हुई होती है। सही कहा। और दिल्ली आबकारी नीति मामले में, जिसे हम शराब घोटाला के नाम से सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल यही हुआ है। एक आम इंसान के लिए तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। जी, और इस शो में हम असल में इन्हीं मुद्दों पर आधारित विभिन्न दृष्टिकोणों और वैचारिक विमर्श का गहन विश्लेषण करते हैं। आज हम 27 फरवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा सुनाए गए सीबीआई केस नंबर 662022 के ऐतिहासिक डिस्चार्ज ऑर्डर पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने इस 449 पन्नों के अभूतपूर्व फैसले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सभी 23 आरोपियों को बरी यानी डिस्चार्ज कर दिया है। और हमारे श्रोताओं के लिए बता दूं, डिस्चार्ज का मतलब है कि अदालत ने माना है कि केस में इतना दम ही नहीं है कि इस पर ट्रायल या मुकदमा भी चलाया जा सके। बिल्कुल। तो आज का हमारा केंद्रीय प्रश्न यही है, क्या ये पूरा मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा रची गई एक राजनीति प्रेरित साजिश थी, या फिर ये एक ऐसी स्थिति है जहां नीतिगत स्तर पर हुई कुछ बेहद गंभीर विसंगतियों की वैध जांच आपराधिक साजिश साबित करने के कड़े कानूनी मानकों पर खरी नहीं उतर पाई। यही हमारा मुख्य बिंदु है। देखिए, इस बहस में मेरा दृष्टिकोण ये है कि अदालत का ये फैसला इस बात का पक्का सबूत है कि कैसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल एक निर्वाचित सरकार को काम करने से रोकने और उनके चुनावी विस्तार को कुचलने के लिए किया गया, वो भी बिना किसी ठोस वित्तीय सबूत के। और मैं इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरा मानना है कि भले ही पुख्ता कानूनी साक्ष्यों के अभाव में ये केस खारिज हो गया हो, लेकिन आबकारी नीति में किए गए अचानक बदलावों ने और निजी शराब कारोबारियों की नीति निर्माण में जो दखलंदाजी दिखी ना, उसने जांच एजेंसियों को एक वैध और पर्याप्त आधार दिया था। जांच करना उनका काम है और यहाँ संदेह के बहुत गहरे कारण मौजूद थे। खैर, चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं गिरफ्तारियों की टाइमिंग से। अगर आप घटनाक्रम को देखें तो ये जांच किस तरह से आम आदमी पार्टी के चुनावी कैलेंडर के साथ साथ चल रही थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप गुजरात चुनाव की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अप्रैल 2022 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी बड़ी रैली की और ऐलान किया कि वो वहां सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक एक महीने बाद 30 मई 2022 को ईडी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लेती है, वो भी अगस्त 2017 के एक पुराने मामले में। लेकिन वो एक अलग केस था। लेकिन पैटर्न देखिए। इसके बाद गुजरात और हिमाचल चुनाव से ठीक पहले मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा जाता है, फिर संजय सिंह और अंततः लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है? हाँ, देखिए, आपकी बात सुनने में बहुत तार्किक लग सकती है, लेकिन अगर हम अदालत के दस्तावेजों और जांच की टाइमलाइन को बारीकी से देखें तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा? जी, जांच की शुरुआत किसी राजनीतिक कैलेंडर को देखकर नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत 18 अक्टूबर 2021 को हुई एक लिखित शिकायत से हुई थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट और तत्कालीन उपराज्यपाल यानी एलजी द्वारा उठाए गए चिंताओं ने इसका आधार तैयार किया था। लेकिन शिकायत किस बारे में थी? उदाहरण के लिए, जब 10.80 करोड़ रुपए इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से केजीआरएल के खाते में ट्रांसफर किए गए ताकि ईएमडी का भुगतान किया जा सके, तो क्या जांच एजेंसियों को आंखें मूंद लेनी चाहिए थी? एक मिनट, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए यह स्पष्ट कर सकती हैं कि ये ईएमडी क्या होता है और ये 10 करोड़ का ट्रांसफर इतना अहम क्यों है? जरूर। ईएमडी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। आसान भाषा में कहें तो जब भी कोई कंपनी किसी सरकारी टेंडर के लिए बोली लगाती है तो उसे अपनी गंभीरता साबित करने के लिए शुरुआत में एक सिक्योरिटी राशि जमा करनी होती है। एक तरह का डिपॉजिट। जी। अब जांच एजेंसी का आरोप था कि इंडोस्पिरिट्स और केजीआरएल जैसी कंपनियों के बीच आपस में पैसे का लेन देन हो रहा था ताकि वे ईएमडी भर सकें।
इसे क्रॉस फंडिंग कहते हैं। राइट। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेंडर भरने के लिए पैसे दे रही हो तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बाजार में कार्टेल या एकाधिकार यानी मोनोपोली बनाने की कोशिश हो रही हो। जब ऐसा पैसा घूम रहा हो तो जांच तो होगी ही ना। यहीं पर मुझे लगता है कि हम अदालत के निष्कर्ष को नजरअंदाज कर रहे हैं। अदालत ने इस क्रॉस फंडिंग पर असल में क्या कहा? अदालत ने स्पष्ट पाया कि ईएमडी के लिए पैसे का इंतजाम करना या दो कंपनियों के बीच कर्ज का लेन देन होना अपने आप में कोई अवैध या आपराधिक कार्य नहीं है। लेकिन मंशा तो व्यापार में ऐसा होता है। लेकिन मैं आपसे एक और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता हूँ। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी चार्जशीट में एक कॉलम 12 होता है। ये वो हिस्सा है जहां जांच एजेंसी उन लोगों का नाम रखती है जिन्हें वह आरोपी नहीं मानती, बल्कि केवल गवाह के तौर पर पेश करती है। जी, कॉलम 12। तो अगर ये जांच इतनी ही निष्पक्ष थी तो सीबीआई ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त और अन्य शीर्ष अधिकारियों को आरोपी बनाने के बजाय कॉलम 12 में गवाह के रूप में क्यों रखा, जबकि उनके जूनियर डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह को आरोपी बना दिया गया? मतलब क्या आपको नहीं लगता कि एजेंसी सिर्फ उन अधिकारियों को निशाना बना रही थी जो उनकी कहानी में फिट बैठ रहे थे? मैं मानती हूँ कि अधिकारियों को चुनने की एजेंसी की इस प्रक्रिया में खामियां थीं और अदालत ने अपने पैरा 457 में इस चयनात्मक रवैये की कड़ी निंदा भी की है। बिल्कुल की है। लेकिन चार्जशीट आमतौर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी और निर्णय लेने के स्तर के आधार पर तैयार की जाती है। खैर, सिर्फ इस एक खामी की वजह से हम पूरी जांच को साजिश नहीं कह सकते। चलिए हम उस बिंदु पर आते हैं जो इस पूरी नीति के केंद्र में था, नियमों में अचानक किए गए बदलाव। आप किन बदलावों की बात कर रही हैं? 15 मार्च 2021 और 19 मार्च 2021 के बीच नीति के ड्राफ्ट में हुए बदलाव। देखिए, 15 मार्च के ड्राफ्ट में थोक विक्रेताओं के लिए टर्नओवर क्राइटेरिया 500 करोड़ रुपए रखा गया था। लेकिन 19 मार्च के नए ड्राफ्ट में अचानक इसे घटाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? प्रोसिक्यूशन का सीधा आरोप था कि ये बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इंडो स्पिरिट्स जैसी विशेष कंपनियों को पिछले दरवाजे से एंट्री दी जा सके, क्योंकि उनका टर्नओवर 500 करोड़ नहीं था। अच्छा, तो आपका मतलब है कि? मेरा मतलब है कि जब प्रशासनिक स्तर पर इतने बड़े बदलाव रातों रात हों तो किसी भी सतर्क जांच एजेंसी को इन पर सवाल उठाने ही चाहिए। ये एक बहुत ही दिलचस्प तर्क है जिसे अक्सर टीवी बहसों में उछाला जाता है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस 500 करोड़ बनाम 150 करोड़ वाले मिथक की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। बताइए। अगर टर्नओवर की शर्त 500 करोड़ रुपए ही रखी जाती तो क्या होता? इसका मतलब था कि पूरे भारत की केवल 2 या 3 विशालकाय कंपनियां ही दिल्ली के थोक शराब बाजार पर कब्जा कर लेती। इसे 150 करोड़ रुपए करने का उद्देश्य बाजार में मध्यम स्तर के खिलाड़ियों को लाना और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना था। लेकिन एजेंसी का कहना था कि ये एकाधिकार बनाने के लिए था। और यहीं पर प्रोसिक्यूशन की कहानी अपने ही विरोधाभास के बोझ तले दब जाती है। मतलब एक तरफ वे कहते हैं कि ये नीति कुछ कंपनियों का एकाधिकार बनाने के लिए लाई गई थी और दूसरी तरफ वे उस 150 करोड़ वाले क्लॉज का विरोध करते हैं जिसने असल में बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई और एकाधिकार को तोड़ा। ठीक है, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि एजेंसियां बैकवर्ड रीजनिंग कर रही थी। उन्होंने पहले अपना निष्कर्ष तय कर लिया कि घोटाला हुआ है और फिर सरकार के हर एक सामान्य प्रशासनिक फैसले को अपराध की तरह पेश करने की कोशिश की। शायद आप सही कह रहे हैं कि टर्नओवर वाला तर्क विरोधाभासी हो सकता है, लेकिन हम मुनाफे वाले हिस्से को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मुनाफे वाला हिस्सा? हाँ, प्रोसिक्यूशन का मुख्य आरोप ये था कि थोक विक्रेताओं का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और ये इसलिए किया गया ताकि इस 12% में से 6% राशि अपफ्रंट मनी यानी रिश्वत के रूप में वापस साउथ ग्रुप को मिल सके। नहीं है? मुझे लगता है कि इस 12% मार्जिन वाले गणित को बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है और ये मेरे शब्द नहीं है। अदालत ने सीबीआई के इस प्रॉफिट थ्योरी को बाकायदा आर्थिक रूप से अनिरक्षर यानी इकोनॉमिकली इलिटरेट कहा है। वो कैसे? सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए यह स्पष्ट कर दें कि L1 लाइसेंस क्या होता है। L1 यानी वो थोक विक्रेता जो उत्पादक कंपनियों से शराब खरीदकर दिल्ली की खुदरत दुकानों तक पहुंचाते हैं। जी। पुरानी नीति में इन थोक विक्रेताओं के मुनाफे की कोई ऊपरी सीमा कोई कैप थी ही नहीं। कुछ मामलों में तो ये मार्जिन 65% तक चला जाता था। नई नीति में 12% तो वास्तव में एक ऊपरी सीमा लगाई गई थी ताकि वे मनमाना मुनाफा ना कमा सके। लेकिन क्या इस 12% मार्जिन से उन्हें फायदा नहीं हो रहा था? बिल्कुल नहीं।
और यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। इस गणित को ध्यान से सुनिए। यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसे गवाहों के बयानों को अगर आप पढ़ें तो बियर जैसे उत्पादों के लिए ये 12% मार्जिन वास्तव में घाटे का सौदा था। घाटे का सौदा? हाँ, बियर के एक केस की लैंडिंग कॉस्ट यानी थोक विक्रेता तक पहुंचने की लागत लगभग 108 रुपए थी। जब आप उस पर टैक्स और 12% के फिक्स मार्जिन की गणना करते हैं तो थोक विक्रेताओं को बियर के प्रति केस पर 54 रुपए का शुद्ध नुकसान हो रहा था। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि 12% मार्जिन तय होने के बाद उन्हें प्रति केस 54 रुपए का घाटा हो रहा था? बिल्कुल, अदालत के रिकॉर्ड में यही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई शराब कारोबारी 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा तंत्र बना रहा है तो वो अपने लिए ऐसी नीति क्यों लिखवाएगा जिससे उसे इतना भारी नुकसान उठाना पड़े? ये तो सोचने वाली बात है। कोई करोड़ों की रिश्वत देकर घाटे का व्यापार क्यों खरीदेगा? मतलब क्या ये अपने आप में प्रोसिक्यूशन की 12% प्रॉफिट थ्योरी को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं करता? मैं मानती हूँ कि बियर वाले इस गणित ने मुझे भी चौंकाया है और आर्थिक रूप से एजेंसी का तर्क यहाँ बहुत कमजोर साबित हुआ। लेकिन फिर भी आप साउथ ग्रुप की भूमिका को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। साउथ ग्रुप की भूमिका? जी, मई 2021 में दिल्ली के गौरी अपार्टमेंट में और जून 2021 में हैदराबाद के प्रतिष्ठित ITC कोहिनूर होटल में जो बैठकें हुई वो कोई कल्पना नहीं थी। वहां साउथ ग्रुप के सदस्यों जैसे अभिषेक बोयनपल्ली, बुच्ची बाबू और विजय नायर की उपस्थिति थी। हाँ, मीटिंग्स तो हुई थी। तो जब एक राज्य की नीतियां बन रही हों, तब निजी शराब कारोबारियों और नीति निर्माताओं के करीबी सहयोगियों के बीच 5 स्टार होटलों में ऐसी निकटता गहरे संदेह पैदा करती है। प्रोसिक्यूशन का दावा था कि 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक आया, उसमें से 44.5 करोड़ रुपए सीधे गोवा चुनाव में हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी को गए। देखिए, मैं समझता हूं कि गौरी अपार्टमेंट और ITC कोहिनूर की गुप्त बैठकों की कहानी सुनने में बहुत रहस्यमयी और किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। लेकिन अदालत ने 549 पन्नों के अपने आदेश में इनकी वास्तविकता स्पष्ट की है। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने माना है कि ये बैठकें केवल व्यावसायिक संभावनाएं तलाशने यानी एक्सप्लोरेटरी कमर्शियल डिस्कशंस के लिए थी। जब भी कोई राज्य अपनी नई आबकारी नीति लाता है तो देश भर के कारोबारी वहां व्यापार की संभावनाएं तलाशते हैं। सबसे अहम बात यह है कि उन बैठकों में कोई भी सरकारी अधिकारी या नीति निर्माता मौजूद नहीं था। और जहां तक गोवा चुनाव में हवाला के जरिए पैसे जाने की बात है, जी, उस पैसे के ट्रेल का क्या? ये साबित ही नहीं हुआ कि गोवा चुनाव में जो पैसा इस्तेमाल हुआ वो दिल्ली आबकारी नीति से अपराध से अर्जित धन था। पूरी की पूरी कहानी केवल हवाला ऑपरेटरों और सरकारी गवाहों यानी अप्रूवर्स के बयानों पर टिकी थी। यहीं पर मुझे लगता है कि हम एक अहम कानूनी पहलू छोड़ रहे हैं। जब इस तरह के वाइट कॉलर क्राइम होते हैं ना, तो पैसे के लेन देन का कोई स्टैम्प पेपर पर साइन किया हुआ एग्रीमेंट नहीं होता। वो तो है, कोई रसीद नहीं कटती। ऐसे मामलों में सिंडिकेट के अंदर के लोगों को ही पकड़ना पड़ता है। दिनेश अरोड़ा और मगुंटा रेड्डी जैसे लोग इस पूरी प्रक्रिया के अंदरूनी हिस्से थे। जांच एजेंसियां अक्सर ऐसे मामलों में सिंडिकेट के अंदर के लोगों को सरकारी गवाह बनाती हैं ताकि पूरी चेन को समझा जा सके। मैं जानती हूं अदालत ने कहा है कि दागी बयानों को स्वतंत्र पुष्टि की आवश्यकता होती है और मैं मानती हूं कि CBI वो पुख्ता स्वतंत्र पुष्टि अदालत में पेश नहीं कर पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ ग्रुप का दिल्ली के शराब बाजार को नियंत्रित करने का कोई एजेंडा नहीं था। लेकिन मैम, हमारा पूरा कानून और न्याय तंत्र इसी स्वतंत्र पुष्टि पर टिका है। जरा सोचिए, आप एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को महीनों तक जेल में डाल देते हैं जी, और आपके पास सबूत क्या है? केवल एक ऐसे व्यक्ति का बयान जिसे आपने पहले गिरफ्तार किया, फिर कई महीनों तक जेल में रखा, उसकी जमानत का विरोध किया और फिर अचानक एक दिन वो आपके मन मुताबिक गवाही देने को तैयार हो जाता है और बदले में उसे तुरंत बेल या माफी मिल जाती है। ये प्रक्रिया थोड़ी विवादास्पद जरूर है। ये पूरी प्रक्रिया न्याय कम और सौदा ज्यादा लगती है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनेश अरोड़ा और मगुंटा रेड्डी के बयान एक दूसरे को पुष्ट करने वाले दागी बयान हैं। एक दागी गवाह दूसरे दागी गवाह की गवाही को सच साबित नहीं कर सकता। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ।
एक मजबूत आपराधिक मामला केवल इस बात पर नहीं टिका हो सकता कि कोई व्यक्ति माफी या जमानत के बदले क्या कह रहा है। और एक बात और, ये कोई चोरी छिपे बनी नीति नहीं थी। रवि धवन कमेटी की रिपोर्ट से लेकर कैबिनेट की बैठकों तक और तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी तक इस नीति ने सभी संस्थागत प्रक्रियाएं पूरी की थीं। इसे अचानक रातों रात किसी गुप्त कमरे में नहीं लिखा गया था। ये सच है कि संस्थागत प्रक्रियाएं अपनाई गईं, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल के बयान को ध्यान से देखें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पास जो फाइल आई थी उसमें कई विसंगतियां थीं। खैर, मैं इस चर्चा को यहाँ समेटना चाहूंगी कि साक्ष्यों की कमी के कारण ये केस अदालत में भले ही गिर गया हो, और मैं मानती हूँ कि केवल दागी गवाहों पर अत्यधिक निर्भरता जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी विफलता थी। वित्तीय ट्रेल का ठोस प्रमाण होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन इस कानूनी जीत का मतलब ये नहीं है कि प्रशासनिक स्तर पर हुए उन असामान्य बदलावों को नजरअंदाज कर दिया जाए जिन्होंने शुरुआत में ये सारा विवाद खड़ा किया। मेरी नज़र में ये भविष्य की जांचों के लिए एक सबक है कि हवाई दावों से अदालत में केस नहीं जीते जाते। बिल्कुल, और लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। देखिए, प्रशासनिक जवाबदेही तय करना और नीतिगत गलतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके बिना किसी ठोस वित्तीय सबूत के एक चुनी हुई सरकार को पंगु बना देना एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत है। ये एक जायज चिंता है। जब 23 लोगों को बिना ट्रायल के ही बरी कर दिया जाता है तो ये सिर्फ जांच की विफलता नहीं है, ये सिस्टम के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण है। तो अंत में हम वापस उसी एक्सरे मशीन वाले उदाहरण पर आते हैं जिससे आपने शुरुआत की थी। जी हाँ, जहां हमें लग रहा था कि मशीन हमें एक साफ टूटी हुई हड्डी दिखाएगी, वहां कुछ और ही निकला। इस मामले में एक्सरे ने यह साबित कर दिया कि फ्रैक्चर वहां था ही नहीं जहां जांच एजेंसियां उंगली रख रही थीं। शायद दर्द कहीं और था, या शायद डॉक्टर ही गलत बीमारी का इलाज कर रहा था। बहुत खूब कहा आपने। 449 पन्नों का ये अदालती आदेश सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ जाता है कि प्रशासनिक फैसलों की जांच और राजनीतिक बदले की भावना के बीच की वो धुंधली रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। यह एक ऐसा सवाल है जो इस फैसले के बाद भी लंबे समय तक हमारे बीच बना रहेगा। बिल्कुल सही। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। द डिबेट से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।